Hello viewers, today I am going to explain you the second part of the tense. In my first part I have cleared to you what is exact meaning of tense and what is the basic kind of a tense and how it forms. And I have cleared to you everything why its kind prepare, why its form prepare. And today I will clear you its form systematically with formula. But before doing this, first I want to clear for making the sentence in a tense, we need subject plus verb and plus object. So first we understand what we are exactly taking in a subject. मीन्स अगर हमको सब्जेक्ट में किसी चीज को रखना है तो वो क्या हो सकता है, वो दो चीजें हो सकती हैं. नंबर 1 इज नाउन and number 2 is pronoun. As you know very well, noun is the name of any person, place or a things, and pronoun that used in place of a noun is known as pronoun. Okay, that as a subject, noun should be taken in a two manners. First is singular and second is plural. So how we are taking the subject as a singular or a plural? Singular we are taking like Ram. Okay, same likewise the letter. Same likewise we are taking child, etc. I have given some clue to understand as a singular noun. And अगर हमको सिंगुलर नाउन की जगह सब्जेक्ट की जगह पर प्यूरल लेना है तो प्यूरल में हो जाएगा लेटर्स, चाइल्ड का हो जाएगा चिल्ड्रन, सेम एज बॉय का हो जाएगा बॉयज, गर्ल का हो जाएगा गर्ल्स. तो इस तरीके से अगर हम सब एज अ सब्जेक्ट नाउन लेते हैं तो वो हमारा सिंगुलर भी हो सकता है और वो हमारा प्यूरल भी हो सकता है. अब बात आती है प्रोनाउन की. प्रोनाउन अ पर्टिकुलर वर्ड दैट वी आर यूजिंग इन प्लेस ऑफ अ नाउन. मैंने बताया आपको, मतलब वह शब्द या वर्ड जो नाउन की जगह पर उपयोग होते हैं, लेकिन हमको पता तो होने चाहिए कि वो कैसे होते हैं और किस किस तरह के होते हैं. तो ये प्रोनाउन भी आपको पर्सन के अकॉर्डिंग मिलते हैं. कैसे? फर्स्ट पर्सन, देन द सेकंड पर्सन एंड लास्ट इज थर्ड पर्सन. अब बात आती है फर्स्ट पर्सन की. फर्स्ट पर्सन में आप और मैं आते हैं. आप और मैं को हम क्या बोलते हैं? आई एंड यू. क्लियर? अपने लिए बात कर रहे हैं तो अपना नाम लेकर आप आई यूज कर सकते हैं, और सामने वाले के लिए अगर आप बात कर रहे हैं एज अ सब्जेक्ट तो उसका नाम ना लेकर आप उसकी जगह पर यू यूज कर सकते हैं. क्लियर? अब आती है बात सेकंड पर्सन की. सेकंड पर्सन में आएगा यू एंड योर्स. क्लियर? यहां पर आई के साथ आएगा वी, नॉट यू. लास्ट थर्ड पर्सन. इफ वी टॉक अबाउट द थर्ड पर्सन दोनों तरह के हो सकते हैं. वो सिंगुलर भी हो सकते हैं, वो प्यूरल भी हो सकते हैं. मीन्स सिंगुलर नाउन की जगह पर भी हम उनका यूज करते हैं और प्यूरल नाउन की जगह पर यूज करते हैं. वो हमारे लिए लिविंग भी हो सकते हैं, वो हमारे लिए नॉन लिविंग भी हो सकते हैं. तो अगर हम सिंगुलर की बात करें, ठीक, तो अगर हमने सिंगुलर नाउन लिया है तो हम उसके लिए यूज करेंगे ही का, अगर मैस्कुलाइन है तो, अगर फेमिनाइन है तो शी का. क्लियर? अगर वो नॉन लिविंग है, मतलब लिविंग में नहीं आता है, कोई सामान है, किसी जगह का नाम है, तो उसके लिए यूज होगा इट का या दिस का. क्लियर? लेकिन अगर वो प्यूरल है तो प्यूरल में हम किसका यूज करेंगे? दे का. ठीक है? दे क्या? दे के बाद हो जाएगा आपका दैम का. क्लियर? और दोज का. अगर सामान है तो हम उसकी जगह पर ले सकते हैं दीज. सो इस तरीके से एज अ सब्जेक्ट हम नाउन का भी यूज करते हैं और एज अ सब्जेक्ट हम प्रोनाउन का भी यूज करते हैं. क्लियर? अब दूसरी बात आती है वर्ब. अगर हमको टेंस के अकॉर्डिंग वर्ब रखनी है
सेंटेंस फॉर्मेशन के लिए जो उसके फॉर्म में आएंगे, चाहे वो प्रेजेंट हो, चाहे वो पास्ट हो, चाहे वो फ्यूचर हो, और उसका सिंपलर हो, कंटिन्यूअस हो, परफेक्ट हो या परफेक्ट कंटिन्यूअस है, तो व्हाट वी आर गोइंग टू टेक एज अ वर्ब। तो वर्ब भी यहाँ पर दो तरीके से डिफाइन होगी। एक तो आपकी होगी मेन वर्ब और दूसरी होगी आपकी हेल्पिंग वर्ब। एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, जब भी हम टेंस को पढ़ते हैं, टेंस बेसिक स्लाइडर है इंग्लिश ग्रामर का, और ये हमको काफ़ी हद तक हेल्प करता है स्पोकन इंग्लिश में भी। तो अगर हमको इस बारे में जानकारी है तो हम बड़ी आसानी के साथ ट्रांसलेशन कर सकते हैं, अपनी मदर टंग के वर्ड्स को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं और सिस्टमैटिक मैनर्स में अरेंज भी कर सकते हैं। तो इसको जानने से हमें 2 नहीं 3-4 चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। नेक्स्ट, मेन वर्ब। सुबह से उठने के साथ रात को सोने तक हम जितनी भी मैकेनिज्म या एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं, वो सारी की सारी किस में आती है? हमारी मेन वर्ब में। खाना, पीना, उठना, बैठना, देखना, सोना, चलना, दौड़ना, एक्सेट्रा, जाना, आना। क्लियर? ये सारी चीज़ें किस में आएंगी? गो हुआ, ठीक है, जाना हो गया, वेक हुआ, उठना हो गया, खाना हुआ, ईट हो गया, ऐसे एक्सेट्रा हो जाते हैं। बहुत सारी वर्ब आती हैं, लेकिन हेल्पिंग वर्ब क्या होती है आप पूछेंगे। क्लियर? तो हेल्पिंग वर्ब वो होती हैं जो हमें टाइम ऑफ पीरियड के बारे में, पर्टिकुलर टाइम ऑफ पीरियड के बारे में एग्जैक्ट एक्नॉलेजमेंट देती है। अब आप कहेंगे एग्जैक्ट एक्नॉलेजमेंट कैसे हमको देगी, वो भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन हेल्पिंग वर्ब बताती हूँ। हेल्पिंग वर्ब जो है वो कई तरह की होती हैं। जैसे आपने सुना होगा इज, आपने सुना होगा एम, आपने सुना होगा डू, आपने सुना होगा डज, ठीक है, डिड। इसी तरीके से आर भी सुना है, इसी तरीके से हैज़ भी सुना है। टेंस में आपने कई बार पढ़ा होगा, आपके प्रीवियस लर्नर ने भी पढ़ाया होगा। हैव होता है, हैड होता है, क्लियर, बीइंग होता है, बीन होता है। क्लियर? ये हेल्पिंग वर्ब होते हैं जो टेंस में हम यूज करते हैं। इसके अलावा आपने वॉज और वर के भी बारे में सुना होगा। वाज हुआ, वर हुआ, और उसके बाद शेल या विल का यूज होता है। क्लियर? शेल का तो अब हेल्पिंग वर्ब के यूज में मॉडर्नाइज ग्रामर में यूज नहीं होता, क्योंकि इसने मॉडल का जो है वो टेक प्लेस कर लिया है। तो अब इसको हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज नहीं किया जाता है, एज अ मॉडल यूज किया जाता है। लेटर आई विल definitely explain you what are the helping verbs that should be included in our models. So now I have clear to you कि according to tense, if we want to make a sentence, means tense के according अगर हमको कोई sentence बनाना है तो हमको 3 चीज़ें चाहिए। एक तो हमारा सब्जेक्ट, तो वो क्या होता है वो भी आपको समझ में आ गया, या तो नाउन होगा अदरवाइज द प्रोनाउन होगा। दूसरा आपकी वर्ब, वर्ब भी 2 भागों में बटी होगी, एक तो आपका मेन वर्ब होगा और दूसरा आपका हेल्पिंग वर्ब होगा। और टेंस के अकॉर्डिंग हम कितनी हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं वो भी मैंने आपको बताया। और रही बात ऑब्जेक्ट की, तो ऑब्जेक्ट भी आपका 2 तरह से होगा। एक तो आपका लिविंग ऑब्जेक्ट होगा और दूसरा आपका होगा नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट। अब आप कहेंगे लिविंग ऑब्जेक्ट के बारे में, तो लिविंग ऑब्जेक्ट में हमेशा आपका ऑब्जेक्टिव यूज होगा, और नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट में आपका पर्टिकुलरली वो वर्ड यूज हो जाएगा। सपोज अगर मैंने कहा राम ईट्स, राम खाता है, क्या खाता है? राम ईट्स एन एप्पल, तो हमने आर्टिकल एन लगाया और एप्पल को वहां पुट कर दिया, तो यहाँ पर हमारा एप्पल क्या है? ऑब्जेक्ट है। क्लियर? अब अगर मैं एप्पल की जगह पर लिविंग ऑब्जेक्ट को यूज, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट को यूज करती हूँ, तो राम ईट्स बाय हर मदर, मीन्स राम खाता तो है लेकिन उसको खिलाने वाला ऑब्जेक्ट क्या है? उसकी माँ। राम ईट्स एन एप्पल बाय हिज मदर, मीन्स उसकी माँ के द्वारा वह एप्पल खाता है। क्लियर? सो इट इज the particular explanation related to subject, verb or a object, and let's we understand about the form.
फॉर्म ऑफ टेंस। फॉर्म ऑफ टेंस में सबसे पहले मैं लेकर चलती हूँ सिंपल को, जिसको आप अपनी भाषा में बोलते हैं इंडेफिनिट। ठीक है, अब सिंपल में अपने कितने सिंपल आ जाते हैं? अगर फॉर्म की बात करें, एक तो प्रेजेंट का आता है, दूसरा पास्ट का आता है और तीसरा फ्यूचर का आता है। तो आज मैं जो आपको क्लियर करूंगी वो क्या होगा? प्रेजेंट का होगा, प्रेजेंट सिंपल। प्रेजेंट के 4 फॉर्म्स क्लियर करूंगी। अब अगर हमको इसमें बात करनी है तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि अगर हम बातें करते हैं तो 3 ही वे ऑफ मैनर होते हैं हमारे बात करने के। या तो हम किसी की बात को आसानी से सुन रहे होते हैं एक्सेप्टेबल मैनर में, या तो अगर हम एग्री नहीं होते हैं, डिसएग्री होते हैं तो डिनाई कर देते हैं, और कभी कभी बात सुनने वाली बात से हम काफ़ी ज़्यादा एक्साइट हो जाते हैं और क्यूरियोसिटी में हम क्वेश्चन पुटअप करने लगते हैं। तो बातें या तो सुनने वाली होती है या बताने वाली होती हैं, या तो निगेटिव मतलब डिनाई करने वाली होती है, या तो इंट्रोगेटिव जिसको हम बोलते हैं आस्क अ क्वेश्चन। तो बातें भी हमारी टेंस के अकॉर्डिंग 3 मैनर में होती हैं। यहाँ पर अगर हम सिंपल की बात करें टेंस में, तो हम इसका पहला हिस्सा लेंगे जिसको हम बोलेंगे अफर्मेटिव। अब अगर मैं अफर्मेटिव की बात करूं तो इसमें मेरा फॉर्मूला क्या होगा और कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब और क्या यूज़ किया जाएगा बनाने के लिए? तो अफर्मेटिव में हम लेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ हमारा आएगा वर्ब, वर्ब में जुड़ेगा एस या ईएस, अफर्मेटिव की बात कर रही हूँ, ठीक है, और लास्ट में आएगा अपना ऑब्जेक्ट। चलिए एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको इसको क्लियर करती हूँ। एज अ सब्जेक्ट मैं राम को लेती हूँ। यहाँ पर राम जो है वो मेरा सब्जेक्ट है। अब राम काम क्या करता है वो मेरा वर्ब हो जाएगा। तो वर्ब में मैं लेती हूँ राम गो। अब गो जो है वो इस सिंगुलर नाउन के अकॉर्डिंग एस और ईएस से जुड़ जाएगा। तो मैं इसमें क्या जोड़ दूंगी? ईएस। तो अब मेरी वर्ब हो गई गोस, ईएस जुड़ने से। राम गोस, कहाँ जाता है राम? राम गोस टू द स्कूल। यहाँ पर मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है? स्कूल। राम स्कूल जाता है। क्लियर? अब अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पर नाउन की जगह पर प्रोनाउन लिया होता, ठीक है, या प्यूरल नाउन लिया होता, तो मान लो अगर मैं प्यूरल नाउन लेती हूँ तो मैं यहाँ पर राम की जगह पर ग्रुप चिल्ड्रन कर देती हूँ। जस्ट चिल्ड्रन, द चिल्ड्रन। तो यहाँ पर चिल्ड्रन जो हो गया, या राम की जगह में चाइल्ड भी ले सकती थी। द चिल्ड्रन गो टू स्कूल। अब आप ये कहेंगे कि मैम आपने यहाँ पर गो के साथ ईएस लगाया, लेकिन यहाँ पर गो के साथ ईएस क्यों नहीं लगाया? तो उसका भी एक नियम चलता है कि जब कभी भी आप टेंस के अकॉर्डिंग प्रेजेंट सिंपल का अफर्मेटिव सेंटेंस बनाएंगे और उसमें अगर आपको नाउन या प्रोनाउन सिंगुलर या प्लूरल मैनर में मिलेगा, तो सिंगुलर मैनर में आपके सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है, नाउन है या प्रोनाउन है, तो आप उसमें एस और ईएस पुटअप करेंगे। लेकिन अगर आपका सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल मैनर में आ रहा है तो आप कभी भी वर्ब में, मेन वर्ब में एस और ईएस को पुटअप नहीं करेंगे। क्लियर? तो ये सेंटेंस बना, द चिल्ड्रन गो टू स्कूल। अब मैं इसी को आपको प्रोनाउन की मदद से समझाती हूँ, ठीक है। अगर हमने यहाँ पर नाउन की जगह क्या नहीं लिया, ले लिया प्रोनाउन ले लिया, तो अब प्रोनाउन में पहला एग्जाम्पल मैं राम की जगह ही ले लेती हूँ। क्लियर? राम की जगह पे मैंने क्या यूज कर लिया? ही। तो ही गोज टू स्कूल। सिंपल, सब चीज वही रहेगा, ऑब्जेक्ट भी वही और ईएस भी लगा हमारी वर्ग में। क्लियर? लेकिन अगर मैंने चिल्ड्रन की जगह पर, ये प्लूरल हो गया, तो अगर मैंने इसकी जगह पर क्या ले लिया, द चिल्ड्रन की जगह पर लिया दे एज अ प्रोनाउन। क्लियर? तो दे गो टू स्कूल होगा। तो सारी चीजें वही हैं, वही नियम, वही सब सारी चीजें चल रही हैं, लेकिन चेंज क्या हुआ? अकॉर्डिंग टू एस और ईएस। ये कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, मेन वर्ब के साथ केवल प्रेजेंट सिंपल के अफर्मेटिव को क्लियर करने के लिए यूज किया जाने वाला एक
वर्ब है, जिसमें एस और ईएस लगने से हम ये समझ पाते हैं कि ये हमारे सब्जेक्ट को सिंगुलरली डिफाइन कर रहा है और ये हमारे सब्जेक्ट को प्लूरली डिफाइन कर रहा है, वॉट एवर द नाउन और अ प्रोनाउन. इज दैट क्लियर? नेक्स्ट आई एम गोइंग टू क्लियर यू द present negative. Then how you will do the present negative? Let's understand. If we talk about the present, be negative. So how could we are explaining it the negative? Negative means deny the thoughts. डिनाई द थॉट्स, किसी चीज के लिए मना करना. और उसी चीज को अगर हम प्रेजेंट सिंपल में मना करेंगे तो कैसे करेंगे, उसके लिए भी फॉर्मूला होगा. क्या फॉर्मूला होगा? सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद हमारा हेल्पिंग वर्ब आएगा. अब आप पूछेंगे कि मैम यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हम क्या को यूज करेंगे, या तो आप डू यूज कीजिए या तो आप डज यूज कीजिए, और सीधे इसके बाद डायरेक्टली आप नॉट को पुटअप कर दीजिए. क्लियर? इसको पुटअप करने के बाद आपका मेन वर्ब आएगा जो हमेशा अपने मेन फॉर्म में रहेगा, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं मेन वर्ब, और लास्ट में आपका ऑब्जेक्ट आएगा. चलिए आप इसको फॉलो करते हैं, लेकिन इससे पहले समझ लेते हैं कि डू और डज का यूज़ हमें कहाँ करना है. डू का यूज़ हमेशा हमको प्लूरल नाउन के साथ करना है. किसके साथ करना है? प्लूरल, या तो नाउन हो या तो प्रोनाउन हो. और डज का यूज हमको कहाँ करना है? हमेशा सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन के साथ करना है. या तो आप नाउन ले सकते हैं या तो प्रोनाउन का यूज कर सकते हैं. लेट्स वी अंडरस्टैंड बाय द हेल्प ऑफ द एग्जाम्पल. चलिए करते हैं. सबसे पहले मैंने उसी एग्जाम्पल को फॉलो किया. हमने लिया था राम गोज टू स्कूल. क्लियर? आप चाहे तो यहाँ आर्टिकल ऐड कर सकते हैं, आप चाहे तो आर्टिकल नहीं भी ऐड कर देते हैं. एक तरह का डिटर्मिनर होते हैं आर्टिकल जो कि नाउन को डेकोरेट करते हैं. ये भी एक तरह का नाउन है. क्लियर? जो एज अ ऑब्जेक्ट यूज होता है. तो आप चाहे तो लगा सकते हैं और नहीं चाहते हैं तो भी आपका सेंटेंस गलत नहीं होगा टेंस के अकॉर्डिंग. अब इसका हमको क्या बनाना है? नेगेटिव बनाना है. तो सबसे पहले हम किसको लेंगे? सब्जेक्ट को. सब्जेक्ट में हमारे पास क्या है? राम. सब्जेक्ट के बाद हमको हेल्पिंग वर्ब लेना है. अभी मैंने बताया कि अगर हमारा जो सब्जेक्ट है सिंगुलर मैनर में आ रहा है, वॉट एवर द नाउन और प्रोनाउन, तो हम डज का यूज करेंगे. तो राम के बाद हम कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे? डज. और सीधे हेल्पिंग वर्ब के बाद हम क्या ऐड कर देंगे? नॉट. तो राम डज नॉट. वॉट डज नॉट? राम डज नॉट. हमारा वर्ब क्या है? गो. ईएस हट जाएगा, ईएस का रिप्लेसमेंट हो जाएगा. राम डज नॉट गो टू स्कूल. क्लियर? अगर आप इसी को कहना चाहें, इसकी जगह पर प्रोनाउन लगाएं तो यहाँ हो जाएगा ही, बाकी पूरा वही रहेगा. ही डज नॉट गो टू स्कूल. क्लियर? अगर आप सेकंड एग्जाम्पल को लेकर चलें, चिल्ड्रन वाले को, तो प्लूरल में हमारा क्या हो जाएगा? द चिल्ड्रन. अब चिल्ड्रन हमारा प्लूरल है, तो प्लूरल में हम क्या करेंगे? जो वर्ब हेल्पिंग वर्ब होगा वो डज की जगह क्या होगा? डू होगा. क्या हो जाएगा? डू हो जाएगा. द चिल्ड्रन डू. डिनाई कर रहे हैं तो नॉट का यूज करेंगे, मना कर रहे हैं तो नॉट का यूज करेंगे निगेटिविटी के लिए. तो द चिल्ड्रन डू नॉट गो टू स्कूल. ऐसे ही अगर आप प्रोनाउन यूज करते हैं तो चिल्ड्रन की जगह हमने क्या यूज किया था? हमने यूज किया था दे. तो दे डू नॉट गो टू स्कूल. क्लियर? सो इस तरीके से ये नेगेटिव भी क्लियर हुआ, नेगेटिव पार्ट भी क्लियर हुआ. अब थर्ड पार्ट आता है जिसको आप कहते हैं इंट्रोगेटिव. INTERROGATIVE. इट इज द स्पेलिंग ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस. अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमको बनाना है. ये तीनों सेंटेंस जो बना रही हूँ मैं, किस में बना रही हूँ? प्रेजेंट सिंपल में. तो अब यहाँ पर जो फॉर्मूला होगा उसमें लिटिल बिट चेंजिंग होगी बेटा. वो क्या होगी? सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब को बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस में रखेंगे. उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आएगा. सब्जेक्ट के बाद हमारा मेन वर्ब आएगा और लास्ट में हमारा ऑब्जेक्ट आएगा. एंड इफ वी आर राइटिंग
In the closing of the sentence, we put the question mark sign. Clear? And if we are not writing, we are putting or we are asking the questions, so our way of manner, way of expression should be defined कि now we are asking the question. Means अगर आप लिख रहे हैं तो लिखते वक्त आप सेंटेंस को क्लोज करेंगे क्वेश्चन मार्क से, और अगर आप लिख नहीं रहे हैं, आप किसी से प्रश्न पूछ रहे हैं टेंस के अकॉर्डिंग इस वे में, तो आप अपने वे ऑफ एक्सप्रेशन से बताएंगे कि आपने उनसे कुछ कहा नहीं बल्कि कुछ पूछा है. चलिए फॉर एग्जाम्पल अब हम समझते हैं कैसे. जैसे मैंने वही सेंटेंस लिया है, राम गोज टू स्कूल. क्लियर? अब राम हमारा क्या है? सब्जेक्ट है. सब्जेक्ट है. गो हमारी क्या है? वर्ब है. स्कूल हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट है. क्लियर? अब इसको हमको हेल्पिंग वर्ब यूज करना है. मैंने राम के साथ क्या हेल्पिंग वर्ब यूज किया था? डज का. ठीक, कैसे मैं उसको आप बताती हूँ क्योंकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा. राम डज नॉट गो टू स्कूल. ये मैंने इसलिए बताया आपको नेगेटिव में. ये हुआ आपका अफर्मेटिव, ये हुआ आपका नेगेटिव, और ये आपको बताऊंगी इंट्रोगेटिव. सो यहाँ पर हमने डज हेल्पिंग वर्ब का यूज किया. क्लियर? और मेन वर्ब में से एस और ई एस जो जुड़ा था उसको क्या कर दिया? कट कर दिया, हटा दिया, जब भी नेगेटिव बनाया या इंट्रोगेटिव बनाया तो. सो अब इसका इंट्रोगेटिव बनाना है अपन को, तो सबसे पहले हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या है? डज. तो हम यहाँ पर लिखेंगे डज. उसके बाद हमारा सब्जेक्ट क्या है? राम. डज राम. ठीक, उसके बाद वर्ब क्या है अपना? गो. डज राम गो टू स्कूल. और इस तरीके से हम क्लोजिंग ऑफ द सेंटेंस में फुल स्टॉप की जगह कौन सा पंक्चुएशन मार्क लगाएंगे? क्वेश्चन मार्क को. अंडरस्टैंड? क्लियर? तो इस तरीके से हम नेगेटिव बनाएंगे. ये तो मैंने बताया अगर सिंगुलर नाउन रखा है एज अ सब्जेक्ट. अगर आपको सेकेंड एग्जाम्पल शो करना है तो मैं उसको भी आपको बता देती हूँ. हमने सेकेंड एग्जाम्पल में क्या लिया था? द चिल्ड्रन. द चिल्ड्रन गो टू स्कूल. क्लियर? अब इसका नेगेटिव बनाते वक्त हमने द चिल्ड्रन की जगह अगर हम प्लूरल लेते हैं या सेम इसी को लेते हैं तो आपको दिक्कत नहीं होगी. द चिल्ड्रन डू नॉट गो टू स्कूल. और इंट्रोगेटिव बनाते समय हम इस चीज को यूज करेंगे. हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या है? डू. हमारा सब्जेक्ट क्या है? द चिल्ड्रन. डू द चिल्ड्रन. क्लियर? व्हाट इज अवर मेन वर्ब? डू द चिल्ड्रन गो टू स्कूल. सो इस तरीके से हम क्या बना लेते हैं? पर्टिकुलर 3 तरह के सेंटेंस फॉर्म करते हैं, बनाते हैं, जिसको हम अप्लाई करते हैं एज अ टेंस के फर्स्ट फॉर्म में. और वो भी कौन सा फॉर्म है? जिसको हमने बोला सिंपलर फॉर्म. क्लियर? और सिंपल में हमने किसको आपको क्लियर किया है आज? प्रेजेंट सिंपल को क्लियर किया है. इफ यू अंडरस्टैंड वेल so please subscribe and likes it by the help of my video. I am really glad and I will surely make the different topics related to the grammar, and it is my efforts कि student who are facing the problem in the name of English grammar, it's my duty कि they never ever face the problem in that field. Thank you.